जो गैजेट से देखी जाती है ईसीजी वो सिर्फ एक ही जगह से देखी गई। अगर हम एक दूसरे को बोल रहे हैं कि हमने 10,000 स्टेप चलने हैं और उसमें दिखा रहे हैं 4,000 स्टेप चले हैं, तो एक मोटिवेशन आ गई ना कि हमें जो 6,000 और चलने हैं। कोविड में भी बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक हुए, कोविड में भी बहुत सारे लोगों को कार्डियोमायोपैथी हुई। घर पे ये थोड़ा परहेज करें कि सलाद के ऊपर एक्स्ट्रा नमक नहीं डालें। सब मोटे बीमार नहीं होंगे, सब पतले बिल्कुल फिट नहीं होंगे। एक दिल है और उसको हजारों गम है, लेकिन उस एक दिल का ख्याल अगर आपने ठीक से नहीं रखा तो वो एक दिल आपके पूरे शरीर पर भारी पड़ सकता है और दिल के साथ की गई ज़रा सी लापरवाही जानलेवा भी साबित होती है। हमारे साथ आज डॉक्टर वरुण बंसल हैं, जो कि पिछले 15 साल से ज़्यादा समय से मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं और लगभग 10 सालों से कह सकते हैं लोगों के दिलों के साथ खेल रहे हैं। नमस्ते विजय, थैंक यू वेरी मच पहले तो कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए और आपसे और दर्शकों से जुड़ने के लिए। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि दिल एक छोटा सा ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, हम सभी के शरीर के अंदर, जिसको कि करीब एक मुट्ठी के बराबर भी समझा जा सकता है। बट वो इतना भारी पड़ सकता है कि अगर उसका ध्यान ठीक से ना रखा जाए तो वो पूरे शरीर को तहस नहस कर सकता है, क्योंकि वो एक पंपिंग इंजन है हमारी पूरी बॉडी का। जैसे कि आप किसी भी गाड़ी, एरोप्लेन या किसी भी एक चीज़ को समझ लें कि उसका मेन सेंटर पर्पस क्या है, सेंटर ड्राइविंग चीज़ क्या है, तो वो उसका इंजन है। तो अगर दिल का हम ध्यान ना रखें किसी भी वजह से या उसके साथ लापरवाही बरतें तो पूरे शरीर का ऊपर अपना असर डाल सकता है। तो वो जो पंपिंग इंजन है वो एकदम सही तरीके से जब पंप करता है, जिसको हम कहते हैं कि इसका दिल एकदम परफेक्ट है, उसके क्या पैरामीटर्स होंगे कि हम ये कहें इस इंसान का दिल एकदम दुरुस्त तरीके से धड़क रहा है? तो अगर हमें बिना चेकअप के ये जानना है कि मरीज़ बिल्कुल ठीक हैं, अच्छा, ऐसे और जान सकते हैं? बिल्कुल, और कि वो मरीज़ ही नहीं है, पहले तो हम ये सोचें कि वो मरीज़ हम क्यों उनको बोल रहे हैं। हम ये सोचें कि वो नॉर्मल इंसान है और उनका दिल बिल्कुल सही है। तो ये हम बेसिक चीज़ों से पता कर सकते हैं कि उनको नॉर्मल अपनी एक्टिविटी में, रूटीन एक्टिविटी जो कि उनके पीयर ग्रुप लेते हैं, पीयर ग्रुप मतलब उनके एज के, उनके कद काठी के लोग उनके बराबर जो काम करते हैं, वो 10 साल का बच्चा वो काम सब नहीं कर सकता जो 30 साल का एडल्ट कर सकता है। तो उनकी आपस में तुलना नहीं की जा सकती। तो 10 साल के बच्चे को बिना टेस्ट के हम बताएं कि वो ठीक है या नहीं, कि उसके एज के बाकी सब बच्चों के साथ वो घुल मिल पा रहा है कि नहीं, उनके बराबर की फिजिकल एक्टिविटी कर पा रहा है कि नहीं, जल्दी तो नहीं थक जाता है, जल्दी उसकी सांस तो नहीं फूलने लगती है, या बार बार उसको चक्कर तो नहीं आ रहे, घबराहट तो नहीं कंप्लेन कर रहा। तो जब तक उसको सिम्टम्स नहीं है तो ये प्रिज्यूम किया जा सकता है, यानी कि अनुमान लगाया जा सकता है कि वो ठीक है। ऐसे ही अगर 30 साल, 35 साल, कई बार तो 60 साल, 70 साल के लोग भी हमें आते हैं, वो पूछते हैं कि क्या हमें तकलीफ़ है। तो सबसे पहला सवाल होता है क्या आपको तकलीफ़ है, आप बताएं। हम बिना डरे हुए लोग ना। हाँ, वो डरे हुए होते हैं क्योंकि उनको आसपास देखने को मिलता है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं। आजकल आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, न्यूज़ में जब आता है कि यंग लोगों की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो जाती है। तो कुछ लोग बहुत डरे हुए होते हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि क्या उनको कोई सिम्टम्स हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट तो किए जा सकते हैं बहुत सारे लोगों के, पर घर के अंदर, स्कूल के अंदर, ऑफिस के अंदर हम ये जानना चाहें कि क्या मरीज़ को हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं कि नहीं, तो वो हम पीयर ग्रुप की एक्टिविटीज़ के साथ कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि रिलेटिवली ठीक हैं। अगर हम ये सोचें कि उनको अपने साथ वाले लोगों के से बढ़कर सिम्टम आ रहे हैं सेम एक्टिविटी करने पे, तो ये एक वार्निंग साइन है जो कि उनको अपने आप के साथ लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और अपने स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट कराने चाहिए। तो अगर हम इससे आगे बढ़े कि कुछ अपने टेस्ट करवा के वो कैसे पता कर सकते हैं, तो बेसिक ओपीडी के बेसिस पे भी कई सारे टेस्ट होते हैं, यानी कि ट्रेडमिल टेस्ट होता है, एकोकार्डियोग्राफी होता है, स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राफी होता है, ईसीजी एक बहुत ही छोटा सा बेसिक सा टेस्ट है वो। और आजकल एडवांस टेस्ट भी आ गए, यानी कि कोरोनरी एंजियोग्राफी जो कि सीटी स्कैन द्वारा की जा सकती है, उसमें भी भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें भी मरीज़ ओपीडी में बेसिस पे ही जा सकते हैं, जैसे सुबह गए अस्पताल के अंदर या किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर और अपनी टेस्ट करा के बाहर आ गए, तो उसमें उनको भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। और इससे वो अपने हार्ट के आसपास, हार्ट के अंदर और हार्ट को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स, इलेक्ट्रिकल फंक्शन या पंपिंग फंक्शन के बारे में बेसिक आइडिया ले सकते हैं। कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए फिर भर्ती होकर आगे और टेस्ट करने पड़ते हैं। आपने जैसे कहा कि एक्टिविटीज़ से भी पता चल सकता है कि ये इंसान ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हार्ट रेट के हिसाब से अगर हम पैरामीटर देखें तो आजकल लोगों के पास गैजेट्स होते हैं और लोग अपना हार्ट रेट घर में भी चेक कर लेते हैं। बच्चों का और बड़ों का हार्ट रेट किस तरह से डिफ़र करना चाहिए और किसे नॉर्मल मानना चाहिए? तो सबसे पहले तो मैं तारीफ़ करना चाहूँगा टेक्नोलॉजी और हमारे इंजीनियर्स की, जिन्होंने ऐसे गैजेट्स बनाए कि हमारी हार्ट रेट एक छोटे से डिवाइस में रिकॉर्ड की जा सकती है, उससे देखी जा सकती है।
तो हम सभी लोगों की, एडल्ट्स की जो नॉर्मल हार्ट रेट है वो 60 से 90 के बीच में रहती है। किसी की 60 से कम हो या 90 से ज़्यादा हो, वो एक चेक साइन है, ज़रूरी नहीं है कि हमें उसमें कुछ इंटरवीन करना है। वर्सेस जो बच्चों की हार्ट रेट है वो थोड़ी बड़ी रहती है। बच्चों का हार्ट ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो हार्ट रेट 60 टू 90 के बीच में आके स्टेबल हो जाता है। इसमें भी अगर कोई एथलीट है या जो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उनकी बॉडी अपने आप को एडजस्ट करती है और हार्ट रेट थोड़ी और कम हो जाती है ताकि वो ज़्यादा पंप ब्लड कर पाए कम हार्ट रेट पे ही। ओके। तो जो आपका सवाल था कि बच्चों वर्सेस एडल्ट्स में ये फ़र्क है कि बच्चों की हार्ट रेट थोड़ी ज़्यादा होती है, एडल्ट तक आते आते वो कम हो जाती है। नवजात शिशु में 120 130 भी नॉर्मल हार्ट रेट होती है, जबकि यही हार्ट रेट अगर हम किसी एडल्ट में देखेंगे तो हमें रीज़न ढूंढना पड़ेगा कि ऐसी हार्ट रेट क्यों है और क्या उसको दवाई की ज़रूरत है या कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमसे छूट रही है, मरीज़ नहीं पता कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आगे फिर टेस्ट करने होंगे। बहुत सारे लोग रैंडमली अपना हार्ट रेट चेक कर लेते हैं, जैसे आपने कहा गैजेट्स हैं घर में तो लोग उसे यूज़ भी करते हैं। अब कोई दौड़ कर आया है या किसी ने खाना खाने के बाद अचानक अपना हार्ट रेट चेक किया है, तो उस समय किस तरह के पैरामीटर्स आ सकते हैं और उसे कैसे समझना चाहिए लोगों को? तो ये कुछ गैजेट्स के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं ये, कि मरीज़ को हर टाइम हम एक डेटा फीड कर देते हैं कि हार्ट रेट उनको पता चल गई, पर उनको कोरिलेशन नहीं समझ में आया कि हार्ट रेट ऐसी क्यों है। तो ऐसे जैसे आपने बताया कि कोई दौड़ के आया है, अगर वो उसी टाइम अपनी हार्ट रेट चेक करेगा तो हो सकता है हार्ट रेट बढ़ी हुई हो। ऐसे ही खाना खाने के बाद यूजुअली हार्ट रेट नहीं बढ़ती है, पर बहुत ही हैवी मील के बाद जिसको आदत नहीं है और वो थोड़ा सा भी चहलकदमी करने लगे तो उनकी भी हार्ट रेट बढ़ने के चांसेस हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि वो सिर्फ उसी सिंगल टाइम की रिकॉर्ड की हुई हार्ट रेट को बिल्कुल कन्फर्मेटरी ना माने, वो उस टाइम फिर से चेक करें जब वो रेस्ट कर रहे हैं, वो इस टाइम फिर से चेक करें जब वो नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि वो करते जा रहे हैं। तो कई सारी रीडिंग्स देख के फिर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या उनको हार्ट रेट या हार्ट रिदम की कोई प्रॉब्लम भी है या वो सिर्फ एक टाइमली चीज़ थी जो कुछ टाइम के लिए बढ़ी और फिर अपने आप ठीक हो गई। अब हम गैजेट्स की बात कर रहे हैं तो मुझे याद आया, बहुत सारे वैसे वॉचेस हैं जो ईसीजी भी रिकॉर्ड करते हैं। कितना रिलाय करना चाहिए जो गैजेट आपको ईसीजी बता रहा है उस पर? तो इनको ना ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि ईसीजी रिकॉर्ड करने के लिए पर हमें रिलाई करना चाहिए कि नहीं। एक तो वो ईसीजी जो है वो सिर्फ एक ही जगह से रिकॉर्ड हो रही है। दूसरा, उसकी रिलायबिलिटी अभी भी कहीं ना कहीं आपके मन में भी सवाल है उसके बारे में, उसकी रिलायबिलिटी क्वेश्चनेबल है। तो मेरा ये मानना है कि उसके ऊपर भरोसा ना करके उसको एक वार्निंग साइन या स्क्रीनिंग टेस्ट लेके किया जाए तो उसको हम अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। ना तो उसको एकदम से निगलेक्ट करें कि ये कुछ भी नहीं है और गलत चीज़ है, ना ही उसके ऊपर आंखें मूंद के भरोसा किया जाए। अगर हमें उसके अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी पता चलती है, यानी कि वो जो ईसीजी रिकॉर्डिंग है उसके अंदर से अरिथमियाज पता चलते हैं कि हार्ट की गति तेज़ हो रही है, बढ़ रही है, रेगुलर नहीं चल रही है, तो डेफिनेटली पेशेंट को अपने एक 12 लीड ईसीजी होती है जिसमें कि छाती के ऊपर से ईसीजी देखी जाती है, पैरों से, हाथों से, 6 दिशाएं हैं जहाँ से ईसीजी को रिकॉर्ड किया जाता है। ओके। और ऐसे ही छाती के ऊपर भी 6 अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रोड्स लगा के ईसीजी को देखा जाता है। तो इसको 12 लीड ईसीजी बोलते हैं कि 12 जगह से ईसीजी को देखा गया। जो गैजेट से देखी जाती है ईसीजी वो सिर्फ एक ही जगह से देखी गई, तो वो स्क्रीनिंग के लिए बहुत अच्छी है, उसको बिल्कुल रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, बट इसी तरीके से उसको 100% सही मान के उसके ऊपर से ट्रीटमेंट भी नहीं शुरू की जा सकती है। हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जब कोई मरीज़ आता है, उसको डाउट है या डॉक्टर्स को भी डाउट है, सबसे पहले ईसीजी किया जाता है। ईसीजी कितना रिलायबल उस समय भी माना जाता है या ईसीजी के साथ ये स्कोप है कि वो फॉल्स रिजल्ट्स दे सकता है? तो ईसीजी फॉल्स रिजल्ट बहुत ही कम देता है। ईसीजी अंदर हमें कुछ सवाल होते हैं जिनके हम जवाब ढूंढ रहे होते हैं, चाहे वो इमरजेंसी में हो, चाहे मेरे पास कोई पेशेंट क्लिनिक में आए वो कहें कि उनको तकलीफ़ हो रही है। तो ईसीजी के अंदर कुछ सवाल होता है कि हार्ट रेट कितनी है। हो सकता है कि जो हम नब्ज से देखें उसमें कोई मिस बीट आ रही हो। कई बारी ब्लड प्रेशर थोड़ा कम है, नब्ज क्लियर नहीं आती है, तो सबसे पहले हार्ट रेट देखा, फिर हार्ट रिदम देखना कि दिल की गति नियमित है या अनियमित है, कि कभी तेज़ कभी धीरे, कभी मिस बीट, ये सब तो नहीं हो रहा। फिर उस ईसीजी के कई सारे पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर वेव्स होती हैं, पी वेव, क्यूआरएस वेव, टी वेव। उन वेव्स के बीच में, उनके डिस्टेंस के बीच में, उन वेव्स के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं है। हार्ट अटैक हो रहा है या हार्ट को ब्लड सप्लाई कम मिल रही है, इस्कीमिया या अटैक, इनमें डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। कई सारी और चीज़ें हैं जो हार्ट की प्रॉब्लम मरीज़ को नहीं अभी तक फील हुई, पर वो ईसीजी में दिख रही हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल डिसफंक्शन ऑलरेडी दिख रहा होता है, बट वो अभी तक
फंक्शन में मैनिफेस्ट नहीं हुआ होता। एक तो आपने कहा कि जो लोग अक्सर विजुअल्स भी देख रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं कि चलते फिरते आदमी को हार्ट अटैक आ गया। नॉर्मल पॉपुलेशन की अगर बात करें तो हार्ट अटैक आने से पहले कुछ तो सिम्टम्स होते होंगे जिनको लोगों को पकड़ लेना चाहिए कि अब हम गलत रास्ते पे बढ़ रहे हैं। तो मेजरली जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और उनसे हिस्ट्री ली जाए तो हिस्ट्री हम उन्हीं से ले सकते हैं जो सर्वाइवर्स हैं, जिसकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाए, उनसे तो हिस्ट्री ले नहीं सकते। तो जो भी सर्वाइवर्स होते हैं वो बताते हैं कि उनको हार्ट अटैक बीमारी जो कि बाद में डायग्नोस हुई, उससे पहले किसी को छाती में भारीपन होने लगा, किसी में घबराहट होने लगी, किसी को अपने ही दिल की धड़कन मालूम चलने लगी। जैसे आमतौर पे हमें अपने दिल की धड़कन मालूम नहीं चल रही है अभी, उनको अपने ही दिल की धड़कन मालूम चलने लगे, उसको बोलते हैं पैल्पिटेशंस। ठंडे पसीने आना, ठंडे पसीने मतलब कमरे में गर्मी नहीं है, बाकी सबके लिए नॉर्मल है, पर अपने आप को ठंड भी लग रही है और पसीना भी आ रहा है। आंखों के आगे अंधेरा छाना, जिसको डिजीनेस बोलते हैं, ये कुछ सिम्टम्स हैं। छाती में दर्द या भारीपन, बैठे बैठे एकदम से सांस फूलना, अनएक्सप्लेन्ड डिस्निया, मतलब जिसके बारे में हमें नहीं समझ में आ रहा है कि सांस क्यों फूल रही है। कोई दौड़ के आए तो हमें पता है कि वो सांस क्यों फूल रही है। कोई बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाए, किसी को बहुत ज़्यादा तेज़ गुस्सा आए तो हमें पता है कि उसको सांस क्यों फूल रही है, उसको घबराहट क्यों हो रही है। अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स यूजुअली रिलेट करते हैं कि कहीं ना कहीं अंदर हार्ट को कोई प्रॉब्लम हो रही है। पूरी तरह हार्ट अटैक जिसे डॉक्टर्स बोलते हैं, एमआई आप लोग उसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं मेडिकल भाषा में। उससे पहले का भी कोई स्टेज होता है? उससे पहले का ये स्टेज होता है कि मरीज के हार्ट को ब्लड सप्लाई कम होती है, उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इस्कीमिया। इसको कई सारे मरीज जो आते हैं उनको ये प्रॉब्लम पहले से चल रही होती है। जब वो कुछ लेवल ऑफ एक्सर्शन करते हैं, मतलब वो 2 मंजिल 3 मंजिल सीढ़ी चढ़ते हैं, तब उनको तकलीफ होती है। घर से 200-300 मीटर चलने में कोई तकलीफ नहीं होती है, 1 किलोमीटर चलने में कोई तकलीफ नहीं होती, पर जैसे ही उससे थोड़ा और चलते हैं तो उनको तकलीफ होने लगती है। तेज़ चलने लगे उनको तकलीफ होती है। बहुत ज़्यादा भारी खाना खा लिया उसके बाद छाती में भारीपन होने लगता है। तो ये हार्ट अटैक आने से पहले के सिम्टम्स हैं कि हार्ट को कहीं ना कहीं ब्लड सप्लाई कम मिल रही है। जितनी बहुत ही लेस देन नॉर्मल एक्टिविटी है उसमें उनको तकलीफ नहीं आ रही, पर जैसे ही वो अपनी एक्टिविटी का लेवल बढ़ाते हैं, यानी तेज़ चलने लगे या ज़्यादा चल लिए, थोड़ा दौड़ लिए या भारी खाना खा लिया, गुस्से में ज़्यादा आ गए, तब आने लगे, तो उसको मायोकार्डियल इस्कीमिया बोलते हैं। वो हार्ट अटैक से पहले की स्टेज है। जो सिम्टम्स आपने बताए, कई बार हम देखते हैं बहुत सारे पेशेंट्स ये शिकायत करते हैं कि हमें ये नहीं पता चलता कि गैस बनी है या हार्ट अटैक का कोई सिम्टम है। तो हम अक्सर जाते नहीं हैं कि गैस की गोली ले ली, एसिडिटी की दवा खा ली। कैसे उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं ये एक क्लासिकल सिम्टम है, ये गैस में नहीं होगा, एसिडिटी में नहीं होगा? तो ये ना एक तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के मन में आता है, और जब तक कि मैं हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं बना था ये सवाल मेरे भी मन में आता था। बिल्कुल, हमारे मन में भी आता है, गैस जी। तो नहीं बनी है। तो और हार्ट अटैक या हार्ट के साथ संबंधित बीमारियों की दुविधा भी यही है कि गैस की जो तकलीफ है वो भी पेट के ऊपर हिस्से और छाती के नीचे में हिस्से में होती है, और मेजरली जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो भी इसी हिस्से में होती हैं। अब अगर तो किसी को सडन हार्ट अटैक आए तो उसके बारे में तो हम ये पहले से नहीं पता कर सकता किया जा सकता कि उनको गैस की बीमारी है या हार्ट की बीमारी है। अगर किसी को बार बार ये तकलीफ आ रही है तो वो सिम्टम कोरिलेट किए जा सकते हैं। जैसे अगर किसी को गैस की तकलीफ है तो स्पेशली या तो एक तरीके का खाना खाने के बाद होगी, जिसमें कि मसालेदार खाना हो सकता है, किसी को चॉकलेट से होती है, किसी को दूध से होती है, उसके बाद उनको खट्टी डकारें आती हैं और वो छाती में जलन होती है नीचे से ऊपर की तरफ, वो यूजुअली गैस की प्रॉब्लम है। अगर यही हार्ट की प्रॉब्लम हो तो वो भी एक कंसिस्टेंट हिस्ट्री के साथ आते हैं कि उनको खाना खाने पे के बाद तो कभी कभी प्रॉब्लम होती है, पर अगर ज़्यादा खाना खा लें या भारी खाना खा लें तब होती है, चलने फिरने पर भी होती है, सीढ़ी चढ़ने पे भी होती है, दौड़ने पे भी होती है, तो वो हार्ट की प्रॉब्लम है। अगर पहली बारी कभी प्रॉब्लम हुई तो उस टाइम पे डायग्नोज करना कई बारी सिर्फ क्लिनिकल लेवल पे मुश्किल होगा, क्योंकि सिम्टम्स में पेशेंट खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मुझे अभी प्रॉब्लम हो रही है और अभी कोई पूछे तो शायद मैं क्लियर बता पाऊंगा, पर अस्पताल पहुंचने में कई बारी 15-20 मिनट, आधा घंटा भी लग जाता है, और तब तक या तो तकलीफ थोड़ी ठीक हो जाती है कि घर पे हम कुछ नुस्खे ले लेते हैं, एंटासिड सबके घर पे होती है, तो उससे कुछ तकलीफ ठीक हो जाती है, और उसके बाद जब हिस्ट्री इलिसिट की जाए, किसी भी मरीज से उसकी तकलीफ के बारे में पूछा जाए, तो क्लियर कट सिम्टम्स सामने नहीं आते, वो कंफ्यूजिंग सिम्टम्स होते हैं। डिनाइल की आपने बात की, जो हम विजुअल्स देखते हैं जिसमें आपने कहा कि अगर वो सर्वाइवर नहीं है तो ये भी नहीं पता कि उसकी हिस्ट्री क्या थी या उसे एग्जैक्टली क्या हुआ। चलते फिरते लोगों को जो हार्ट अटैक आते हैं, नाचते गाते आते हैं, जो सडन कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के केसेस हम देख रहे हैं,
उसमें अक्सर लोग ये बोलते हैं कि भला चंगा था, उसको कुछ नहीं था, उसको कोई सिम्पटम्स भी नहीं थे। तो क्या वाक़ई ये संभव है कि कुछ भी नहीं था और फिर भी ऐसा हो गया? बिल्कुल ये संभव है। तो इसी पे ना कुछ टाइम पहले मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था जो कि थैंकफुली मेरे एक फ्रेंड ने उसको पढ़ा और उनको अच्छा लगा और उन्होंने पब्लिश भी हुआ नवभारत टाइम्स में ये, कि ऐसे ही कैसे किसी की मृत्यु हो गई, कि वो बिल्कुल ही ठीक थे और एकदम से एकदम क्यों हो गई। तो इसको बोलते हैं सडन कार्डियक डेथ। मेडिकल कुछ तो भाषा में रीज़न इसको बोलते पीछे हैं होगा। सडन कार्डियक डेथ। सडन कार्डियक डेथ के कई सारे कारण होते हैं, सिर्फ एक ही नहीं। एक तो जिस किसी मरीज को पहले हार्ट की बीमारी नहीं थी और उसको एकदम से मैसिव हार्ट अटैक आ जाए, कि उसकी हार्ट की नस एकदम से बंद हो जाए। वो एकदम से कैसे बंद हो जाएगी कि आज अगर मेरे दिल की नसों में 20 या 30% ब्लॉकेज होगी तो वो किसी भी टेस्ट में हो सकता है पकड़ी ही ना जाए। ट्रेडमिल टेस्ट कराएं तो वो नॉर्मल आए, क्योंकि जितनी ब्लड सप्लाई चाहिए वो बाकी 70% जो आर्टरी खुली है वो सप्लाई कर रही है। एकोकार्डियोग्राफी कराएंगे उसमें ठीक आएगा, ईसीजी कराएंगे ठीक आएगा, इंक्लूडिंग कि हम एंजियोग्राफी भी करेंगे और उसमें 30% ब्लॉकेज आई तो उसके लिए सिवाय दवाइयों के हम कुछ भी नहीं करेंगे। 30% को तो आई थिंक एज़ कार्डियोलॉजिस्ट आप बहुत ज़्यादा मानेंगे भी नहीं। कुछ भी नहीं, 70% से कम में कोई ज़्यादा इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती है सिवाय दवाइयों के। पर यही 30% ब्लॉकेज का जो प्लाक है जो आर्टरी के अंदर साइड में चिपका हुआ है वो एकदम से फट जाए वहाँ से, उसको बोलते हैं प्लाक डिसरप्शन। तो ऐसे क्यों होगा अचानक? ब्लड प्रेशर बढ़ना, एंग्जाइटी बढ़ना, एकदम से स्ट्रेस बढ़ना, कोई ट्रिगर होना चाहिए ना कोई उसको? भी ट्रिगर। जैसे हम बोलते हैं ना कि जिम में गई डेथ हो गई और डांस कर रहे थे डेथ हो गई, तो वो ट्रिगर था एक अच्छा, कि इमोशनल आपकी आउटबर्स्ट। बॉडी तैयार नहीं है इमोशनली और फिजिकली उस स्ट्रेस को लेने के लिए। हाँ, और एकदम से वो हुआ और उस टाइम पे वो प्लाक डिस्टेबलाइज हो गया और वहाँ पे इंटरनल ही वहाँ पे एक बड़ा सा क्लॉट बन गया एकदम से, और उसकी वजह से जो नॉर्मल आर्टरी थी जिसने कभी ये झेला ही नहीं था कि उसको कम ब्लड सप्लाई मिल रही है, वो एकदम से बंद हो गई। उसको बोलते हैं मैसिव हार्ट अटैक हो गया। और मैसिव हार्ट अटैक से रिवाइवल बहुत ही कम लोगों को होता है। ये वन ऑफ द मेजर कारण है। और भी कई सारे कारण होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल डिसफंक्शन, किसी की हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो गड़बड़ा जाए। स्ट्रक्चरल हार्ट प्रॉब्लम थी उसको, कहीं ना कहीं वैल्व में कोई प्रॉब्लम थी, उसकी दीवार में कोई प्रॉब्लम थी, और वो इलेक्ट्रिकल डिसफंक्शन हो जाए और एरिथमियाज होने लगे, और एरिथमियाज ठीक ही ना हो, इनको बोलते हैं मैलिग्नेंट एरिथमियाज। मैलिग्नेंट एरिथमियाज अगर ठीक ना हो तो वो भी सडन कार्डियक डेथ कर सकते हैं। तीसरा, अगर हार्ट की मसल में कोई प्रॉब्लम हो रही हो पहले से और वो सडन गिव वे कर दे, कि पहले उनको हार्ट प्रॉब्लम है, डायग्नोज नहीं हुई, पर अब एक्सट्रीम लेवल ऑफ एक्टिविटी पे आए जो कि अब नहीं झेल पाए, यानी कि पहले बचपन से कोई प्रॉब्लम थी जो कि सामने नहीं आई। फोर्थ, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रही हो, उसके ऊपर से कोई दवाई ले ले, तो अगर शरीर के अंदर पोटेशियम के लेवल बढ़ जाएं तो उसकी वजह से भी सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। तो ऐसे कई सारे कारण हैं कि अनडायग्नोस्ड हार्ट प्रॉब्लम, स्मॉल और माइल्ड फॉर्म ऑफ हार्ट प्रॉब्लम लीडिंग टू सडन मैसिव हार्ट अटैक। थर्ड, इलेक्ट्रोलाइट डिसफंक्शन, ये सारी चीज़ें, या प्रॉब्लम विद इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, ये कुछ मेजर कारण हैं जिसकी वजह से सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। और ये मेजरली उन लोगों में होती है जिनमें पहले डायग्नोस ही नहीं हुआ होता कि उनको क्या तकलीफ है। यानी पीछे कोई ना कोई तकलीफ होगी ज़रूर, बिल्कुल जो डोरमेंट पड़ी है, अभी उसका कुछ पता बिल्कुल। नहीं है ना? तो जितने भी लोगों की अभी तक डेथ हुई और उन लोगों को पोस्टमार्टम किया गया, उसी से हमें पता चला ना, कि वरना कैसे पता चलेगा, वरना तो मैं और आप, हम दोनों की नॉलेज सेम होगी अगर हम उसके आगे इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। मेरी नॉलेज आपसे ज़्यादा तभी हो सकती है कि एक इवेंट को मैं आगे इन्वेस्टिगेट करूं और आप उसको देखें कि ये बस ऐसा हो गया था। तो जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी आई उनमें यही पाया गया कि इन सब कारणों में से कोई ना कोई एक था जिसकी वजह से मरीज़ की डेथ हुई। मतलब साइलेंट कोई था जो सिम्टम नहीं दे रहा था, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल, थी और वो एकदम से सामने आया जिसको कि शरीर नहीं झेल पाया। आपकी प्रैक्टिस के आधार पे मैं आपसे पूछती हूँ कि जितने आप पेशेंट देखते हैं उसमें कितने % केस में ऐसा होता होगा कि पता ही नहीं था और अचानक हो गया? बहुत ही कम। तो अभी तक लगभग 15 साल के मेडिकल करियर में, MBBS ख़त्म हुए 15 साल हो गए, तब से मुझे याद होगा कि मैंने अभी तक 2 मरीज़ देखे होंगे ऐसे 98% को तो पता होना चाहिए कि कुछ है, या तो वो इग्नोर कर रहे हैं या फिर वो डायग्नोज नहीं हो पाई। 98 से भी ज़्यादा। मैं जो अगर सिर्फ नंबर्स की बात की जाए तो मैं बोलूँगा 99.99% लोगों को पता होना चाहिए। 0.01% जिसको नहीं भी पता है और उसके साथ ऐसा होता है तो वो सिर्फ एक बैड लक है, और ये ऊपर वाले का, भगवान का ही कुछ नियम था कि वैसा हो गया। अगर
इंसान चाहे और इंसान समझे तो उसको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, और अगर किसी चीज़ के बारे में पता है तो उसका इलाज भी टाइमली ले लें, ताकि ऐसी कोई सडन प्रॉब्लम ना आए। किसी भी चीज़ में मुझे लगता है कि हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, कम्युनिटी के लिए जो सडन डेथ है, अनअनाउंस्ड डेथ, वो ज़्यादा ट्रॉमेटिक होती है, ज़्यादा डिवास्टेटिंग होती है, रादर देन कि वो डेथ जो कि काफ़ी टाइम से दिख रही हो कि होने वाली है। डॉक्टर साहब, एक बात तो आपने कही कि लोग ही डिनायल में रहते हैं, मानते नहीं हैं कि बीमारी है, और घर पर इलाज किया या नहीं गए डॉक्टर के पास, जाएंगे तो कुछ निकल आएगा। कितनी बार ऐसा होता है कि पेशेंट पहुंचे पर डायग्नोस ना हो पाए, डॉक्टर्स के लेवल पे भी छूट जाए, ऐसा हो पाता है? बिल्कुल हो सकता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो भी नॉलेज है अभी, वो एक लेवल तक ही है, और हर रोज़ एक नया शोध आ रहा है, एक नई रिसर्च चल रही है, जिससे कि हमें और नॉलेज मिलती है। तो अगर हम ये समझें कि सन 1950 में, सन 1975 में, सन 2000 में या सन 2025 में 25-25 सालों के डिफरेंस पे पता चले, हम समझें, तो ये लेवल ऑफ नॉलेज, लेवल एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज सब कुछ बदल रहा है। हम्म, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कभी कोई मरीज़ आए, उनको बीमारी हो और उनका डायग्नोस करने में या तो बहुत टाइम लग जाए, या फिर हो सकता है डायग्नोसिस मिले ही नहीं, जो कि अभी तक मेडिकल लिटरेचर में डिफाइंड है, बट उसको सिम्टोमेटोलॉजी के बेसिस पे ही ट्रीट किया जाए, और बहुत सारे मरीज़ ऐसे ठीक भी हो जाते हैं कि सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जाए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अभी जो रिसेंटली पैंडमिक गया, कोविड। कोविड से पहले किसी को पता ही नहीं था कि क्या कोविड बला के है। क्या बला है। जब कोविड आया तो एक ही साल के अंदर, पहले तो कुछ महीनों के अंदर ही बहुत सारी रिसर्च आई, कभी किसी कंट्री में हो रहा है, कभी किसी कंट्री में हो रहा है, तो वहाँ के मेडिकल डॉक्टर्स भी रिसर्च कर रहे थे। कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आने लगी, कुछ आईसीयू के अंदर से रिपोर्ट्स आने लगी, कुछ ओपीडी के अंदर से रिपोर्ट्स आने लगी, कुछ कम्युनिटी के अंदर से रिपोर्ट्स आने लगी। तो कोविड में भी बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक हुए, कोविड में भी बहुत सारे लोगों को कार्डियोमायोपैथी हुई, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। तो ये सारी रिसर्च एक दूसरे से जुड़ के एक निष्कर्ष निकालते हैं, जिससे कि मेडिकल ट्रीटमेंट आगे बढ़ता है। इसी को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहा जाता है, कि एविडेंस क्या आया, जो पुराने मरीजों का तकलीफ थी उनका इलाज किया गया, तो क्या एविडेंस निकल के आया, उसके बेसिस पे नया इलाज किया गया, तो इसी को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोलते क्या कोविड की वजह से हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं? ये लिंक बहुत लोग कहते हैं एस्टैब्लिश हुआ है, कुछ कहते हैं नहीं हुआ है, आप क्या मानते हैं? हैं। अभी भी इस पे रिसर्च जारी है, तो डेफिनेटली नंबर थोड़े बड़े हैं, बट क्या वो एक्चुअली सिर्फ कोविड की वजह से हैं, या फिर बहुत सारे फैक्टर्स जो उसके बाद और भी जुड़े, यानी कि लाइफस्टाइल हमारे चेंज हुए हैं पिछले 25 सालों में, कोविड एक फैक्टर होगा। स्मोकिंग बढ़ रही है लोगों में, स्मोकिंग की जो प्रेवलेंस है वो बढ़ रही है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, हमारा खान पान, सब कुछ बदल रहा है। एक्टिविटीज़, लाइफस्टाइल हमारा, एक्सरसाइज एक्टिविटीज़, ये सब सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो कोविड के बाद एक तो पब्लिक ज़्यादा जागरूक हो गई, दूसरा जो भी डेथ्स होने लगी या बीमारियां होने लगी, उसमें मीडिया भी थोड़ी जागरूक हो गई, वो हाईलाइट भी होने लगी, लोगों को डरने लगने लगा। अगर हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और हम दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन की बात करते हैं, तो पोल्यूशन तो कई सालों से चलता आ रहा है, पर कोविड के बाद एकदम से हाईलाइट क्यों हो गया? क्योंकि हमें दिखने लगा कि उसके इफेक्ट्स क्या क्या आ रहे हैं। तो कोविड एक वन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है। अभी उसके ऊपर भी रिसर्च चल रही है। कुछ टाइम पहले एक रिसर्च आई हुई थी कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है सडन कार्डियक डेथ या कार्डियोमायोपैथी का एक वायरल इन्फेक्शन से। कोविड एक वायरल इन्फेक्शन थी, तो वायरल इन्फेक्शन का पॉजिटिव कोरिलेशन है, पर क्या वो ओनली सिर्फ वही उसके लिए ज़रूरी है, या सिर्फ वही उसके लिए जिम्मेदार है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है अभी। ऐसा एक परसेप्शन भी आया, कुछ रिसर्चेस में हमने पढ़ा कि कोविड ने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाया बॉडी में। ये होता क्या है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और क्या ये बात सही है कि कोविड सिर्फ लंग्स की बीमारी नहीं थी? कोविड सिर्फ लंग्स की बीमारी नहीं थी, ये तो बिल्कुल सही है। कोविड एक सिस्टमिक इलनेस थी, पूरे शरीर को इफेक्ट करती थी, जिसमें हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी सब कुछ इफेक्ट होते थे। बट ये सिर्फ कोविड ही नहीं, कोई भी तरीके की बीमारी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाती है, चाहे वो कोई भी वायरल इलनेस हो। क्या होता है ये? शरीर के अंदर, हमारे अंदर किसी भी इन्फ्लेमेशन की वजह से, चाहे वो वायरल बेस्ड इन्फ्लेमेशन हो, चाहे वो बैक्टीरियल बेस्ड इन्फ्लेमेशन हो, शरीर के अंदर सूजन आती है, चाहे वो नसों में हो और फेफड़ों में हो, फेफड़ों की छोटी छोटी नलियाँ जिनको एल्वेलाई बोलते हैं, उनकी दीवारों में हो, या ब्लड वेसल्स में हो, या शरीर के ऑर्गन्स में हो, तो वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता है बॉडी के अंदर, वो इन्फ्लेमेशन की वजह से। उसको बोलते हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से स्ट्रेस बढ़ गया। जैसे जैसे वो इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, वो स्ट्रेस फैक्टर कम हो जाएगा। ओके। कैसे
तरीके अपनाए जाएं जिससे जो लोग अभी डर रहे होंगे कि अचानक भी आ सकता है, कुछ नहीं भी, क्या गलतियां लोग करते हैं कॉमनली जिनको वो इस बात से रिलेट नहीं करते कि ये मेरे दिल पे भारी पड़ सकती है? सबसे पहली गलती और सबसे बड़ी गलती है अपने आप को निग्लेक्ट करना। हम्म। हमारे परिवार में ही कई सारे लोग होंगे जिनको पता होगा कि उनकी हेल्थ इस टाइम बेस्ट लेवल पे नहीं है, हम्म। पर उनके लिए ज़रूरी रहता है कि मेरी अपनी दिनचर्या कैसे बने। वो अपने शरीर को, अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है। बाकी सारी चीज़ें तो हैं ही उनके साथ जुड़ी हुई, यानी कि खान पीन, एक्सरसाइज या फिर स्ट्रेस फैक्टर। बट अगर इन सब के चलते भी अगर हम खा पी भी रहे हैं जैसा भी हम खा रहे हैं अपने घर पे, जितने भी हम स्ट्रेस में जी रहे हैं अपने वर्क प्रेशर की वजह से, घर प्रेशर की वजह से, पर अगर हम अपने शरीर की तरफ ध्यान देंगे, थोड़ा एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देंगे, अगर हम खाना खाने लगे तो अपनी प्लेट की तरफ देख लें कि हम क्या खा रहे हैं, इससे फ़ायदा होगा कि नुकसान। तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि वो अपने बॉडी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। सेकंड, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए तो ये एप्लीकेबल है ही कि वो अपने टेस्ट टाइमली कराते रहें, जो भी उनको टेस्ट की ज़रूरत हो। अगर टेस्ट की नहीं ज़रूरत हो उनको स्क्रीनिंग टेस्ट बोला जाता है, जो कि गाइडलाइन बेस्ड ये है कि 40 ईयर्स के बाद से शुरू हो जाने चाहिए। अगर किसी को पहले से प्रॉब्लम है, फैमिली हिस्ट्री है, तो उसको बचपन में भी कराना चाहिए, एडोलेसेंस में भी, एडल्टहुड में भी। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री नहीं है, तो भी एक एज लिमिट के बाद उनको रूटीन में चेकअप कराना चाहिए, चाहे वो 2 साल बाद हो, चाहे वो साल बाद हो। पर रेगुलर अपने फैमिली फिजिशियन, अपने फैमिली डॉक्टर के टच में रह के वो टेस्ट ज़रूर करा लेने चाहिए। तो कोई ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम नज़रअंदाज ना करें तो अपनी लाइफ को अनप्लान्ड इवेंट से बचा सकते हैं। बट फिर भी अगर ऐसा ही है जैसे कि हम अपनी एक कार खरीदते हैं जो कि सिक्योर कार होती है, पर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कब किसका हो जाएगा और उसमें वो कार कितनी बचा पाएगी हमें नहीं पता। चाहे हम उस टाइम 30 या 40 की स्पीड पे चला रहे हों, चाहे हम 60 की स्पीड पे चला रहे हों, चाहे हम रोड साइड पार्क करके खड़े भी हों, तो अनहोनी को हम नहीं टाल सकते हैं। पर अगर हम अपने आप को किसी चीज़ से बचा सकते हैं तो हमें उसके लिए आज ही कदम उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। थोड़ा सा आपके मेडिकल एस्पेक्ट की तरफ आते हैं, जो आपकी स्पेशलाइजेशन भी है। दिल की बीमारियों के इलाज में रोबोटिक्स का किस तरह का रोल है और कौन से प्रोसीजर्स ऐसे हैं जिनके लिए अब आप एज अ डॉक्टर रोबोटिक्स के थ्रू उस प्रोसीजर को करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे? तो सबसे पहले तो हम जो बात कर रहे थे कि दिल की बीमारियाँ, तो अगर तुम दिल की बीमारियों से बच सकें तो बहुत बेहतर है। अगर हम नहीं बच सकते तो हमने बात की कि उनके लिए हम टेस्ट करा लें। अब टेस्ट से हमें पता चला कि बीमारी हो गई है, अब उसका इलाज कराना है। अब इलाज कई तरीके से संभव है। आज से कई साल पहले करीब जब मेडिकल साइंस डेवलप हो रही थी, और अभी भी डेवलप ही हो रही है, तो पहले से प्रोसीजर शुरू हुए। जैसे मैं हार्ट सर्जन हूँ तो बाईपास सर्जरी करने के प्रोसीजर शुरू हुए। आज से 50 साल पहले जब बाईपास सर्जरी की जाती थी तो छाती खोल के की जाती थी, हार्ट लंग मशीन का सहारा लिया जाता था। वो दिल ऐसे एक दो पकड़ सी लगा देते थे ना, पकड़, यहाँ पे रिट्रैक्टर लगाते, तो उसके बाद हार्ट को रोक दिया जाता था दवाइयाँ दे के, उसके ऊपर बाईपास ऑपरेशन किया जाता था। फिर लेट 90s और अर्ली 2000s उस टाइम पे बीटिंग हार्ट सर्जरी का ज़माना आया, जब लोगों ने ऑपरेशन करना शुरू किया जिसमें हार्ट लंग मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, दिल को रोकना नहीं पड़ता था। उससे कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो हार्ट लंग मशीन के थे वो हट गए। जो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होती थी, शरीर के बाहर खून जाके दोबारा प्योरीफाई होकर अंदर आता था, वो सब चीज़ें रुक गई, ज़रूरत नहीं पड़ने लगी उनकी। 1996-1997 में जर्मनी और फ्रांस में रोबोटिक सिस्टम की डेवलपमेंट हुई, मैग्नीफिकेशन की डेवलप हुई, जो टेली कैमराज होते हैं कि दूर से हम देख सकें पास। फिर कोल्ड कैमराज की इन्वेंशन हुई जिसमें कि हम शरीर के अंदर एक लाइट सोर्स डालें वो गर्म ना हो। तो ये धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने लगी। तो पिछले 15 सालों में ये जो एडवांसमेंट थी वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आने लगी। तो मरीज़ को हार्ट का मेजरली जो भी ऑपरेशन चाहिए हो, चाहे वो CABG ऑपरेशन है जिसको बाईपास ऑपरेशन बोला जाता है, यहाँ हमारे हार्ट के अंदर 4 वाल्व्स होते हैं जो कि वाल्व का काम करते हैं कि एक जगह से दूसरे खाने में खून जाना चाहिए बिना रोक टोक और वापस नहीं आना चाहिए। वो 4 वाल्व्स है, माइट्रल वाल्व, एओर्टिक वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व और पल्मोनरी वाल्व। इन चारों में कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी इंसान को बचपन से ही पैदाइशी दिल के अंदर छेद हो जिसको कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोला जाता है, वो हो, या किसी को छाती के अंदर या हार्ट के अंदर ट्यूमर बन जाए, चाहे वो थाइमस की वजह से ट्यूमर हो जिसको थाइमोमा बोलते हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस, या फिर हार्ट के अंदर मिक्सोमा बन जाए। इन सभी बीमारियों का इलाज अब जो पहले छाती खोल के किया जाता था वो बिना छाती खोले भी किया जा सकता है। रोबोटिक टेक्नोलॉजी एक ऐसी तकनीक है जिसमें कि इंस्ट्रूमेंट्स 8 मिलीमीटर डायमीटर के हैं, ये छोटी वाली उंगली से भी पतले, पसलियों के बीच में से अंदर जाके
वो हार्ट का ऑपरेशन अंदर करके इन्हीं रास्तों से एक वही कैमरा जाता है ताकि हमें सब कुछ बाहर स्क्रीन पे दिख रहा है, और वो ऑपरेशन करके हम बाहर आ सकते हैं, जिसमें ना छाती की हड्डी खोलने की ज़रूरत है, ना पसलियाँ काटने की ज़रूरत है। और जैसे कि दूरबीन से जो हम ऑपरेशन बोलते हैं, वही रोबोटिक टेक्नोलॉजी ने और भी बेहतर कर दिया। दूरबीन से जो मूवमेंट के इंस्ट्रूमेंट की मूवमेंट थी वो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड थी, हमारे हाथ की मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड है। आप ये सोचें ये हाथ यहाँ तक चला जाए और घूम के वापस यहाँ तक भी चला जाए, तो एक्सेस कितना बढ़ जाएगा हमारा, कि अगर मुझे ये चीज़ यहाँ पे छूनी है और यहाँ से हाथ लाना पड़ेगा, मैं यहाँ से ला के ऐसे करके ऐसे कर लूँ, तो इधर वाला कोई भी ऑर्गन हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तो प्रिसीजन बढ़ गई कि मैग्नीफाइड हो गया चीज़ें, दूसरा सेफ्टी बढ़ गई कि हमें कहीं पे भी कट नहीं बड़ा लगाना पड़ा, तीसरा इंटरनल ऑर्गन को डैमेजेस कम हो गई। जब ये सारी चीज़ें कम होंगी तो ब्लीडिंग कम हो गई, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रेट्स कम हो गए। तो रोबोटिक टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम सेम ऑपरेशन जो कि पहले छाती खोल के किया जाता था, हार्ट लंग मशीन के साथ किया जाता था, वो बिना इन सब चीज़ों के भी किया जा सकता है। इससे फ़ायदा ये होने लगा कि मरीज़ जो पहले तो एक हफ्ता रहते थे अस्पताल के अंदर, और फिर उनको बोला था हफ्ता भर या 2 हफ्ते भर अस्पताल के नज़दीक ही रहो, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो वापस आना पड़ेगा। अब हमारे मरीज़ 2 दिन में, बाईपास ऑपरेशन के बाद 1.5 से 2 दिन में छुट्टी होकर घर चले जाते हैं, तो करीब 5 दिन बाद अपने नॉर्मल काम पे चले जाएं। ये जो बात आपने कही, इससे ऐसा सुनने में ऐसा लगता है कि 2 दिन का हॉस्पिटल स्टे हुआ, आप जल्दी घर चले गए, आपका बिल कम होना चाहिए। रोबोटिक्स इतना महंगा क्यों है? ओके तो ये अच्छा सवाल है। तो मैं आपसे सवाल ये पूछूंगा इसमें कि जब हम बैंकिंग करने जाते थे, बैंकों की लाइन में खड़े रहते थे, तो हमारा बैंक के ऊपर खर्चा कम होता था कि हम गए वहाँ पे काम करके आ गए। अब हम मोबाइल बैंकिंग करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, तो हमारा खर्चा कम होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? कम होना चाहिए। कम होना चाहिए, पर उसको मेंटेनेंस सिस्टम बढ़ गया ना, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी बढ़ गई, उसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ बढ़ गया, डिवाइसेस हाथ में आ गए, डिवाइसेस वहाँ पे भी इंस्टॉल होने लगे। तो ये सारे जो आप कह रहे हैं कि खर्चा कम होना चाहिए रोबोटिक्स का, बिल्कुल खर्चा कम होना चाहिए। और ओवरऑल इकोनॉमिक्स जब आप देखेंगे तो ये खर्चा कम है भी, पर अपफ्रंट कॉस्ट ज़्यादा है। अपफ्रंट कॉस्ट क्यों इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हुए जो कि नॉर्मली यूज़ नहीं होते हैं। अगर आप हाथ से चावल खाएंगे या आप फोर्क से चावल खाएंगे तो आपके हाथ तो गंदे नहीं होंगे और आप आराम से फोर्क से खा सकते हैं, चम्मच से खा सकते हैं। तो उसमें चम्मच एक्स्ट्रा लगा ना 5-10 रुपये का, तो उसकी कॉस्ट बढ़ गई खाने की, और फिर उस चम्मच को साफ़ करने की कॉस्ट भी बढ़ेगी। ये चम्मच 5-10 रुपये का नहीं है ना, लेकिन छोटी मोटी कॉस्ट नहीं बढ़ती है। नॉर्मल सर्जरी वर्सेस रोबोटिक्स किसी भी प्रोसीजर में जो हम देखते हैं, चाहे वो आई के प्रोसीजर हों चाहे कार्डियोलॉजी के हों, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये फ़र्क कब जाके थोड़ा घटेगा? मैं एक आम आदमी के नज़रिए से पूछ रही हूँ। ये फ़र्क बहुत जल्दी कम हो जाएगा। उसका रीज़न वॉल्यूम्स भी है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ़ प्रोसीजर्स बढ़ेंगे और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा, तो वैसे वैसे किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो अपने आप कम हो जाती है। पर अभी भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। इसको इस तरीके से समझें कि अगर कोई इंसान हार्ट का ऑपरेशन करवा के जाता था, हफ्ता भर अस्पताल में रहता था, करीब 6 हफ्ते लगते हैं छाती की हड्डी को भरने के लिए, तो करीब 2 महीने उनको घर पे रहना पड़ता था। उसके बीच में एंटीबायोटिक का खर्चा, उसमें पेन किलर का खर्चा, फिजियोथेरेपी कराने का खर्चा, और अपने काम पे ना जाने का खर्चा। हम वैल्यू ऑफ टाइम को बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं इसके बीच में। ओपन हार्ट सर्जरी तो अब गए ज़माने की बात है। नहीं, ऐसा नहीं है। ओपन हार्ट सर्जरी भी ज़रूरी है और अच्छी है, अच्छा प्रोसीजर है, सेफ प्रोसीजर है। जिस किसी के लिए इंडिकेटेड है उसके लिए ओपन सर्जरी अच्छा प्रोसीजर है। जिस किसी के लिए इंडिकेटेड है हम रोबोटिक या मिनिमल इन्वेजिव कर सकते हैं, उसके लिए वो भी बहुत अच्छा प्रोसीजर है। तो हर मरीज़ के लिए हर चीज़ फिट नहीं बैठती है। एक ही खाना बना के आप सबको खिलाएंगे तो किसी को उसी खाने में मिर्ची ज़्यादा लगेगी, किसी को उसी खाने में मिर्ची कम लगेगी, किसी को मसाला तेज़ लगेगा, किसी को मसाला कम लगेगा। तो ये हर जो थेरेपी है वो हर मरीज स्पेसिफिक और डिजीज स्पेसिफिक होती है। हर किसी पे सेम थेरेपी नहीं दी जा सकती। डॉक्टर साहब, हम टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं जो कार्डियोलॉजी में आई हैं। आर्टिफिशियल हार्ट क्या चीज़ होती है, अगर हम लोगों को आसान भाषा में समझा सकें, और क्या ये हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत को कम कर सकती है? बिल्कुल। तो आर्टिफिशियल हार्ट जो है ना, एक बहुत ही वाइड टर्म है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो हमारे हार्ट के 2 साइड होती हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। उसी के अंदर 2 राइट के चेम्बर्स होते हैं, 2 लेफ्ट के चेम्बर्स। जो हार्ट फेल होता है वो मेजरली लेफ्ट साइड का हार्ट फेल होता है शुरुआत पे, अभी तक देखा गया है जो, क्योंकि उसके कई सारे कारण हैं। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर से उसकी दीवारें मोटी हो जाती हैं, या फिर वेल प्रॉब्लम है, या ब्लड प्रो प्रॉब्लम है। तो जब लेफ्ट हार्ट फेल होता है, और लेफ्ट हार्ट जो है वो पूरी बॉडी को सप्लाई करता है,
उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है। तो लेफ्ट हार्ट को सपोर्ट करने के लिए कुछ पंप मशीन्स आती हैं जिनको बोलते हैं एलवैड, लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, LVAD उसको बोलते हैं। तो ये हो गया वन पार्ट ऑफ द सपोर्टिव सिस्टम जो आप बोल रहे हैं आर्टिफिशियल हार्ट। तो आर्टिफिशियल पंप है जो कि छाती के अंदर लगाया जाता है, हार्ट से खून लेके एओर्टा जो शरीर की बड़ी धमनी है उसमें पंप करने लगता है और पूरे शरीर में चलने लगता है। तो जो हार्ट फेल हो रहा है उसका काम वो मशीन ले लेती है, एक तरीके का हो गया। अब कुछ होते हैं टेम्परेरी मशीन्स, ये तो लॉन्ग टर्म मशीन है। कुछ टेम्परेरी मशीन होते हैं जो राइट साइड को भी सपोर्ट कर सकते हैं, अच्छा, उनको बोलते हैं RVADs, राइट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। वो यूजुअली तभी लगाए जाते हैं जब मरीज कुछ टाइम के लिए अस्पताल के अंदर ही रह सके, उसको अभी तक लेके छुट्टी होके और घर पे जाने वाली सुविधा अभी तक अवेलेबल नहीं है, आने वाले टाइम में हो सकती है। LVADs के अंदर ये सुविधा है कि मरीज ऑपरेशन करवा के अपने घर पे रह ले और डिवाइस उनके साथ रहे, अपने काम पे भी जा सकते हैं, सिर्फ घर पे ही नहीं रहने। तो एक बार एलवैड लगाया फिर कितने टाइम तक वो बिना छेड़े चल जाएगा, और बैटरी और ये सब इश्यूज? उसके बैटरी के इश्यूज़ के लिए उनकी कंपनी जिम्मेदार होती हैं और वो रेगुलर चेक में रहती हैं। और एलवैड भी दो तरीके से लगाए जाते हैं, एक तो डेस्टिनेशन थेरेपी कि इसके बाद आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और जितनी देर मरीज जिंदा रहेंगे एलवैड चलता रहेगा। एक होता है ब्रिज टू ट्रांसप्लांट। ब्रिज टू ट्रांसप्लांट मतलब मरीज हार्ट ट्रांसप्लांट की वेट कर रहा है, बट हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो तभी मिल सकता है जबकि दुर्भाग्यवश किसी और इंसान की मृत्यु हो, लाइव डोनर नहीं होते, कोई और किसी की डेथ होगी तभी वो हार्ट मिलेगा। तो इसलिए ऑर्गन ऑफ स्कैरसिटी हो गया, मतलब ये कम मिलेगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता ना कि उनके प्रियजनों की मृत्यु हो, किसी की अकाल मृत्यु हो जाए उसी का हार्ट के हम किसी और के अंदर लगा सकते हैं। तो उस टाइम के लिए उसको बोलते हैं ब्रिज टू हार्ट ट्रांसप्लांट। तो एलवैड तब भी कई कई सालों तक साथ दे सकता है। इन दोनों के अलावा टोटल आर्टिफिशियल हार्ट TAH भी आता है, जो कि अब पॉपुलराइज धीरे धीरे हो रहा है। अगर हम ये समझें कि एलवैड, RVAD और टोटल आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट की जगह ले लेगा तो उसमें अभी टाइम है, क्योंकि उसमें कई सारे इश्यूज हैं जो कि हैंडल करने वाले हैं। एक तो जैसे कि आपने ही बताया बैटरी, कि बैटरी कब तक चलेगी। दूसरा, जब भी कोई मशीन अंदर लगती है उसको बैटरी सप्लाई करने के लिए एक तार शरीर से बाहर से निकलती है, तो ड्राइव लाइन इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहते हैं। तो अभी उस टेक्नोलॉजी में टाइम है कि परक्यूटेनियस चार्जिंग हो जाए, मतलब शरीर के अंदर लगा है, ऊपर स्किन बंद है और हम बाहर बाहर से ही चार्जिंग कर लें, या फिर ऐसी बैटरी आ जाए जिसको चार्ज करने की ज़रूरत ही ना पड़े, उसमें अभी टाइम है। तो हार्ट ट्रांसप्लांट को कम्प्लीटली रिप्लेस करने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो अभी हमारे पास नहीं है, मे बी नियर फ्यूचर में आ जाएगी, जिससे कि हमें इस चीज़ के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा कि किसी की मृत्यु हो और किसी का हार्ट एक जगह से दूसरी जगह पे लगाया जाए। बट करंटली अभी वो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जो TAH की आपने बात की, टोटल आर्टिफिशियल हार्ट, जब वो लगाया जाता है तो फिर वो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है जो लगाई जाती है, फिर आपको एलवैड और RVAD की ज़रूरत नहीं है? नहीं, वो उसमें वो फिर दोनों वैड्स का काम करता है, दोनों का काम करता है। वो कितना अभी चलन में है? बहुत ही कम। एक तो वैसे ही ज़रूरत कम पड़ती है क्योंकि उसकी लाइफ कम है, तो लोग हार्ट ट्रांसप्लांट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट में सिर्फ दवाइयों का ही खर्चा बचता है, अदरवाइज अगर बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है हार्ट, तो वो कई दशकों तक मरीज को सपोर्ट किया जा सकता है। आपने जैसे कहा बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है, कितना सक्सेस रेट है हार्ट ट्रांसप्लांट का बाकी ट्रांसप्लांट के हिसाब से अगर देखा जाए? सक्सेस रेट कई मायनों में तोला जाता है। एक तो कि लॉन्जिटिविटी सक्सेस रेट, तो लॉन्जिटिविटी तो अभी बहुत अच्छी है, लोग 20-20 साल तक पे जिंदा है उसके बाद। दूसरा है एक्यूट कोई प्रॉब्लम है तो लेस देन 1% चांसेस में एक्यूट रिजेक्शन भी हो जाती है ऑर्गन की, कि हमने किसी और का ऑर्गन लगाया और उसमें जो रिसिपिएंट की बॉडी है उसने वो रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो एज एक्सटर्नल बॉडी लेती है, तो उसको रिजेक्ट करने से वो हार्ट फेल होने की कगार पे आ जाता है। तो ये चांसेस भी होते हैं। इसकी परसेंटेज पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, और मतलब इसमें एज डिफरेंस भी है, साइज़ डिफरेंस भी है। हमें ये भी देखना होता है कि साइज़ एंड एज मिसमैच ना हो। ये ना हो कि 50 किलो के इंसान को एक बच्चे का हार्ट लगा दिया, या 50 किलो के इंसान को 90 किलो वाले इंसान का हार्ट लगा दिया, छोटा हार्ट नहीं लग जाए, बहुत बड़ा हार्ट नहीं लग जाए। ये सारी चीज़ें मिसमैच देखनी पड़ती है। ये कंपैटिबिलिटी भी देखनी पड़ती है, ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी भी देखनी पड़ती है, RH फैक्टर कंपैटिबिलिटी भी। तो एक पूरा एक सिस्टम है जिसको कि देख के सोच समझ के सारी चेकलिस्ट पूरी करके तभी हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है। LVADs में या RVADs में या आर्टिफिशियल मशीन्स में ये चेकलिस्ट नहीं है, उनकी अलग चेकलिस्ट है, पर उसमें मिसमैच के चांसेस कम है।
ओके। आज हम गैजेट्स और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा पीछे एक और गैजेट की तरफ जाते हैं। कुछ गैजेट्स ये बताते हैं आज आप कितने हज़ार स्टेप्स चल लिए, बिल्कुल। और लोगों को बड़ा तसल्ली मिलती है कि अरे हमारे 10,000 स्टेप्स पूरे हो गए। कितना वो भरोसेमंद हैं, और वो जो जिस तरह से वो 10,000 स्टेप्स काउंट करते हैं उन पे भरोसा कर लेना चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको भरोसा या नहीं भरोसा की नहीं, उसको एक मोटिवेशन फोर्स के लिए लिए जाना चाहिए। हुँ, कि अगर हम एक दूसरे को बोल रहे हैं कि हमने 10,000 स्टेप चलने हैं और हमारी घड़ी दिखा रही है, मैंने घड़ी नहीं पहनी है हुँ, क्योंकि मैं ऑपरेशन थिएटर में घड़ी नहीं पहनता हूँ, तो घड़ी पहनी है और उसमें दिखा रहे हैं 4,000 स्टेप चले हैं, तो एक मोटिवेशन आ गई ना कि हमें जो 6,000 और चलने हैं। हुँ। अगर वो बाई चांस हमारे पास गैजेट नहीं होता तो हम तसल्ली होती कि नहीं मैंने तो चल लिया, ये बात हुई कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ तो कि कर कुछ रहा तो है। कर लिया। तो इसलिए उस गैजेट को हम स्क्रूटनी ना लेके उसको एक मोटिवेशन फोर्स की तरह लेंगे तो बिल्कुल अच्छा काम करेंगे। कुछ लोग उसी को टारगेट मानते हैं कि हमारा जो फिटनेस डेली फिटनेस रिजीम का टारगेट है वो वही 10,000 स्टेप्स हैं। तो क्या इतने भरोसेमंद हैं कि उसे हम फॉलो करें रोज़ और हम मान लें हमारी एक्सरसाइज हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो टारगेट सेट हैं वो भी इंडिविजुअल बेस होने चाहिए कि जो इंसान कोशिश कर रहे हैं वज़न लूज़ करने की, तो उनको और ज़्यादा काम करना चाहिए। जो इंसान बिल्कुल फिट हैं, अपने आप को उनका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो बिल्कुल नॉर्मल में आता है, रूटीन एक्टिविटी कर पा रहे हैं, उनको कोई और बीमारी नहीं है, तो उनके लिए वो 8-10,000 की जगह अगर 9,500 करेंगे या 9,000 करेंगे वो भी एडिक्वेट है। हम्म। तो इसीलिए वो एक टारगेट नहीं, वो सिर्फ एक मोटिवेशन फैक्टर की तरह ही लेके चले। अगर हम टारगेट लेना चाहेंगे तो किसी के लिए टारगेट 8,000 भी ज़्यादा है, किसी के लिए 12,000 भी कम है। ओके। नमक और चीनी भारतीयों को बहुत प्रिय है, उसको लेकर एक कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर आप क्या सलाह देंगे? मैं ये कहूँगा कि किसी भी चीज़ का एक्सेस बुरा है। तो एक्सेस भी तो तय नहीं कर पाते ना लोग कि ये हमारे लिए ज़्यादा है, थोड़ा ही खाया था बस हमने तो। अगर किसी को बीमारी नहीं है हम्म, और वो थोड़ा बहुत त्योहारों में ज़्यादा खा ले हम्म। तो उसमें गलत भी क्या है। त्योहार तो 365 दिन रहते हैं भारत में। पर मेरा ये मानना है, और मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि मॉडरेशन में हर एक चीज़ ठीक है, एक्सेस में हर एक चीज़ बैड है। हम्म, सिर्फ नमक खाते रहेंगे तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो सकती है उससे, और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। सिर्फ चीनी खाते रहेंगे तो डायबिटीज़ हो सकती है। पर सवाल है कि क्या हर कोई जो चीनी खाता है उसको डायबिटीज़ हो सकती है, तो आंसर है नहीं। हम्म, क्या हर कोई बहुत नमक खाता है उसको ब्लड प्रेशर होगा, तो जवाब है नहीं। हम्म, तो इसलिए वो मॉडरेशन ज़रूरी है, और अपनी अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से, अपने जेनेटिक फैक्टर्स के हिसाब से कि अपने पेरेंट्स को कैसी थी, आज वज़न कैसा है, पिछले 10 साल में, पिछले 5 साल में बॉडी हैबिटस कैसा रहा, एक्टिविटी कैसी रही, ये सब चीज़ों को देख के खुद ही तोल मोल करके हिसाब लगाना पड़ेगा कि कितना नमक ठीक है और कितना मीठा ठीक है। मेरी एज अ डॉक्टर सलाह ये रहेगी कि जो भी नॉर्मल खाना घर पे बन रहा है, या आप कभी बाहर भी जा रहे हैं तो वो आप खा लें। घर पे ये थोड़ा परहेज़ करें कि सलाद के ऊपर एक्स्ट्रा नमक नहीं डालें, रायते के अंदर एक्स्ट्रा नमक नहीं डालें, अचार कम से कम लें। और मीठे में भी अगर आप कभी कभार कुछ मीठा खा लेते हैं तो उसमें कुछ नुकसान नहीं है, बट आप हर रोज़ मीठा ना खाएं। और ऐसा नहीं करें कि घर पे अगर मिठाई आ गई तो आधा किलो मिठाई एक साथ खा ली। तो मिल बांट के खाएंगे तो सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और सेहत को भी नुकसान कम होगा। बिल्कुल। आपने अचार पापड़ चटनी को लेके जो लोगों को हिदायत दी है, अगर लोग उतना भी मान लेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इससे मुझे, जैसे आपने कहा कि हर चीनी खाने वाले को डायबिटीज़ नहीं होती, एक आखिरी सवाल आपसे पूछती हूँ। बहुत सारे मोटे लोग देखने में मोटे होते हैं लेकिन फिट होते हैं, तो ये कैसे होता है कि मोटे भी हैं पर फिट भी हैं, जबकि मोटापा हर बीमारी का दुश्मन बताया गया है? तो फिटनेस का भी मापदंड अलग अलग है। आप उनको फिट कैसे मान रहे हैं कि अगर वो रूटीन में एक्टिविटी कर रहे हैं और रूटीन से ज़्यादा एक्टिविटी करने में भी कोई तकलीफ नहीं है उनको, तो वो फिट है, चाहे वो मोटे हों चाहे पतले हों। और मोटापे का मापदंड क्या है कि आपको दिखने में मोटे लग रहे हैं, क्या पता उनका बॉडी स्ट्रक्चर ही वैसा हो। तो सब मोटे बीमार नहीं होते? सब मोटे बीमार नहीं होंगे, सब पतले बिल्कुल फिट नहीं होंगे। तो भगवान ने हम हर किसी को अलग अलग बनाया है। जो ट्विन्स होते हैं, बिल्कुल जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, वो भी अलग अलग हैं, ये बात तो सही है। उनको भी अलग अलग तरीके की बीमारियां लगती हैं। तो हम एक का ठप्पा दूसरे के ऊपर कैसे लगा सकते हैं। चलिए, ये सुन के थोड़े से जो थोड़े वजन वाले लोग हैं वो आज कह पाएंगे कि हम खाते पीते घर के हैं, बीमार नहीं हैं। डॉक्टर साहब ने जो बात कही उससे हम यही समझ पाए हैं, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप। मॉडरेशन में हर काम करेंगे तो दिल भी सलामत रहेगा, और नमक और चीनी को संयमित मात्रा में अपने जीवन में बनाए रखेंगे तो डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत कम से कम पड़ेगी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोगों के और सवाल होंगे फिर आपको परेशान करेंगे उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं इन सब लोगों से जुड़ सका। थैंक यू सो और मच। बिल्कुल आप मुझे कभी भी बुला सकते हैं। मेरे लिए सौभाग्य है कि ये इनका ही मौका है कि आप मुझे बुलाएं और मैं सबसे जुड़ पाऊँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।